ओके, तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स जो हम लोग यूज करते हैं, फटाफट से बताओ कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स यूज कर सकते हैं? प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज। वेरी गुड, प्लास्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज। कौन सी दो चीजें उसमें होनी ही चाहिए पक्का? सो द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी प्रेजेंट इज ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के दो फंक्शंस हैं, कौन से कौन से? रेप्लिकेशन स्टार्ट करना और कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। करेक्ट, इट विल आल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। करेक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो जो वेक्टर है उसको सिलेक्ट कैसे करना। तो हमारा इंटरेस्ट का जो जीन है, डीएनए है, सपोज मैं इंसुलिन बनाती, तो मेरा इंसुलिन जीन वेक्टर में ज्वाइन हुआ है या नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो अगर वो ज्वाइन हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। अगर नहीं ज्वाइन हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करना है, हमको किसको सिलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेंट को या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को? ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करना है, करेक्ट। और उसी का ग्रोथ परमिट करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए होगा। कौन सी जीन्स हैं विच वी कैन यूज एज मार्कर्स? तो अभी हम प्लास्मिड की बात कर रहे हैं। प्लास्मिड में कौन से ऐसे जीन्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड एज अ मार्कर? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। करेक्ट कृष्णा, आगे बोलो। और कौन सी? जीन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, राइट। और कौन सी जीन्स हो सकती है बताइए? जीन्स फॉर जीन ट्यूमर फॉर्मेशन। और जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। करेक्ट, जीन्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं फॉर सिलेक्टेबल मार्कर्स। ओके, कौन से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स है, लाइक दे आर रेसिस्टेंट टू विच एंटीबायोटिक? क्योंकि मुझे वही एंटीबायोटिक डालना पड़ेगा जब मैं मीडियम को ग्रो करूंगी। तो कौन से एंटीबायोटिक्स हम यूज कर सकते हैं? एम्फिसिलिन, क्लोरोफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें हम ई कोलाई के सिस्टम में एक्सप्रेस करते हैं, वहां पे ये तीन चीजों को हम, ये तीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे, ये तो कल हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? क्लोनिंग साइट होनी चाहिए किसी भी प्लास्मिड में। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्मिड है उसमें कितनी चीजें होनी चाहिए। तो एक तो होना चाहिए ओराइन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर, जो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तीसरा होना चाहिए क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट से क्या मतलब है? तो जो क्लोनिंग साइट्स हैं वहां पर ही तो आप अपना जीन क्लोन करोगे ना। सो व्हेन आई सी क्लोनिंग साइट्स, देन दे शुड हैव एटलीस्ट वन रिकॉग्निशन साइट टू लिंक द फॉरेन डीएनए। यहाँ पे लाइक लिखा है पर लिंक आएगा। रिकॉग्निशन साइट मतलब क्या? पढ़ा है ना हमने इसके बारे में, व्हाट आर रिकॉग्निशन साइट्स? हम लोग डीएनए को और प्लास्मिड को कैसे कट करने वाले? हाउ आर यू गोइंग टू कट इट? restriction enzyme. मॉलिक्यूलर सीजर्स से। गुड, मॉलिक्यूलर सीजर्स या तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने वाले हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज है या एक्सोन्यूक्लिएज है? एंडोन्यूक्लियस। करेक्ट, एंडोन्यूक्लिएज है। अब ये कहीं भी कट करेगा या स्पेसिफिकली इसका एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है? करेक्ट, तो याद आया आपको जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि इसके रिकॉग्निशन साइट होते हैं। जनरली वो कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के होते हैं? 6 बेस पेयर्स के होते हैं। और वो सीक्वेंस कैसे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वो सीक्वेंसेस को कुछ बोलते हैं? हिंट टू। नहीं, वो तो आपने मुझे एंजाइम का नाम
Palindromic sequence. वेरी गुड अनीश. पैलिंड्रोमिक होते हैं which read same. If you go from left to right or you go from right to left, they read same, है ना? ओके, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग पुराने लेक्चर, सारे प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज करके बैठे हो. सो वी कैन गो टू द सेकेंड पॉइंट कि जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम कट करेंगे जिससे, उसका एक रिकॉग्निशन साइट होता है. तो वो रिकॉग्निशन साइट प्लास्मिड के अंदर होना चाहिए. अगर वो रिकॉग्निशन साइट ही प्रेजेंट नहीं है तो वो प्लास्मिड को कट नहीं कर पाएंगे आप मॉलिक्यूलर सीजर से, है ना? तो ये बात समझ में आई आपके. प्लास्मिड के अंदर कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए. कौन सी 3 चीजें? एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर और तीसरा रिकॉग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. इतना समझ में आ गया? हाँ. ओके, तो समझो एक हमारा फॉरेन डीएनए है. अगेन फॉरेन डीएनए मतलब मेरा इंसुलिन जीन, वो मुझे मेरे वेक्टर में डालना है. तो उसके लिए कोई तो भी रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए रिकॉग्निशन एंजाइम का. तो समझो मैंने रिकॉग्निशन एंजाइम चूज किया है BAM-H1, है ना? ये क्या है? ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है. व्हाट इज BAM-H1? BAM-H1 is the name of restriction enzyme. और कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़े थे हमने? HIN3. वेरी गुड, HIN3. और कौन सा था? EcoR1. आपको नोमेनक्लेचर भी याद है इसका? रोमन नंबर्स मतलब हमने किस ऑर्डर में इसको डिस्कवर किया है. पहला वाला बैक्टीरिया का जीनस बताता है, दूसरा वाला उसका स्पीशीज बताता है, और ये जो R है, H है, ये उसका स्ट्रेन बताता है. याद है ना आप लोगों को ये बात? हाँ. Yes. ओके, तो अब आगे चलते हैं. सो अगर सपोज हमने एक फॉरेन डीएनए लिया and we have ligated it at the BAM-H1 site of tetracycline resistance gene in the vector PBR322. The recombinant plasmid loses the tetracycline resistance. क्या मतलब है इसका? सेंटेंस को बहुत आराम से धीरे धीरे समझेंगे. So suppose I have taken a vector. वेक्टर कौन सा लिया है मैंने? मैं एक ब्लैक बोर्ड नया लेके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो फर्स्ट थिंग इज आई शुड टेक अ वेक्टर. कौन सा वेक्टर लिया है मैंने? आई हैव टेकन अ प्लास्मिड एज अ वेक्टर. प्लास्मिड का नाम क्या है? प्लास्मिड का नाम है PBR322. इसको लिखने का भी एक तरीका है. एवरीथिंग हैज अ मीनिंग. क्या आपको कैपिटल लिखना है, क्या आपको स्मॉल लिखना है? एवरीथिंग हैज गॉट अ मीनिंग. तो मैंने प्लास्मिड कौन सा लिया? PBR322. P मुझे स्मॉल लिखना है, BR मुझे कैपिटल लिखना है. सो आई हैव रिटन दिस रॉन्ग, आई विल करेक्ट इट. सो अगेन मुझे बताइए, हमने वेक्टर के लिए क्या लिया है? प्लास्मिड लिया है, और उसका नाम क्या है? कैन यू रिपीट द नेम? इट्स ऑन द स्क्रीन. PBR322. करेक्ट, PBR322. अब ये वेक्टर के अंदर, सपोज मैं ये वेक्टर को आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ठीक है? इसके अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है. कौन सी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट जीन है इसके पास? बताओ मुझे. इसको ना मैं अलग कलर से ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ. यहाँ पे ये मैंने प्लास्मिड ड्रॉ किया, और ये जो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन. ठीक है? दिस इज रेसिस्टेंट टू विच एंटीबायोटिक? वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं. सो दिस इज रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक जीन, एंड इट इज रेसिस्टेंट टू, व्हाट इज इट रेसिस्टेंट टू? इट इज रेसिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन. ठीक है? तो यहाँ पे वो भी हम लेबल करके बता देते हैं दैट दिस इज रेसिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन विच इज एन एंटीबायोटिक. अब देखो, जहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक उसी जगह पे एक रिकॉग्निशन साइट भी है. कौन से एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट है? BAM-H1 का रिकॉग्निशन साइट है. इसको मैं अलग कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए. तो ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ये क्या है? ये रिकॉग्निशन साइट है. किसका रिकॉग्निशन साइट है? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का.
कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? बाम H1। इतनी बात समझ में आई आपको? यस और नो? Yes. Yes. ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे अपना एक इंसुलिन जीन ले लिया, उसके लिए मैं और एक कलर यूज कर लेती हूँ। आई डोंट नो, लेट मी टेक अ ब्लैक कलर। तो मैंने ना एक इंसुलिन जीन है जो मुझे यहाँ पे कोड करना है। तो ये जो है ये क्या है? दिस इज माय इंसुलिन जीन। अब ये इंसुलिन जीन अगर मुझे क्लोन करना है तो मैं इस जीन को भी बाम H1 से कट करूंगी और प्लास्मिड को भी बाम H1 से कट करूंगी। इतना समझ में आया? Yes. तो अगर Yes. बाम H1 से दोनों को कट किया, ओके, और फिर बाम H1 को दोनों से कट करने के बाद ये मेरा जो इंसुलिन जीन है यहाँ से ले लेती हूँ मैं मेरा इंसुलिन जीन, और वो इंसुलिन जीन को मैंने यहाँ पे क्लोन किया। तो अब वो जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है वो तो डिसरप्ट हो गया ना, ब्रेक हो गया उसका सीक्वेंस। ये बात समझ में आई आपको? इफ आई एम क्लोनिंग माय इंसुलिन जीन ऑन दिस सेम सीक्वेंस, देखो यहाँ पे दो सीक्वेंसेस है। कौन से दो सीक्वेंसेस हैं? एक रिकॉग्निशन साइट है, दूसरा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। तो अगर मैंने अपना इंसुलिन यहाँ पे क्लोन किया तो इसका जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया। तो क्योंकि ये डिस्टर्ब हो गया है, अब इसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट नहीं है। ये बात समझ में आई आपको? या मैं फिर Yes. आ गई ना? तो देखो, जब हमने प्लास्मिड में इंसुलिन जीन ऐड किया तो ट्रांसफॉर्मेंट्स मिले हमको। तो इन दिस केस ट्रांसफॉर्मेंट्स के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसका सीक्वेंस तो इंटैक्ट है, उसका सीक्वेंस डिसरप्ट नहीं हुआ है। इज दिस क्लियर टू यू? Yes or no, children? मुझे समझ में नहीं आया टेट्रासाइक्लिन ट्रांसफॉर्मेंट्स। मैं फिर से समझाती हूँ। देखो, लेट मी क्लियर एवरीथिंग ऑन द बोर्ड। मैं फिर से समझाती हूँ। This is my white board and I want to clear everything. Okay. फिर से शुरू करते हैं। मेरे पास दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें हैं मेरे पास? आई हैव गॉट अ प्लास्मिड। ये मेरा प्लास्मिड है, इसका मैं नाम लिख देती हूँ। इसका नाम है PBr322। ये क्या है? ये मेरा प्लास्मिड है, ठीक है। मुझे इसमें एक जीन क्लोन करना है। कौन सा जीन क्लोन करना है? मुझे इसमें क्लोन करना है इंसुलिन का जीन। तो अब मैं इंसुलिन के जीन को ब्लैक कलर ले लेती हूँ। तो ये क्या है? ये मेरा इंसुलिन जीन है, ठीक है। ओके, अब इंसुलिन जीन को इसमें क्लोन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको बाम H1 से कट करना है तो बाम H1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो होना चाहिए ना यहाँ पे, तभी तो वो इसको कट करेगा। राइट और रॉन्ग? Yes. ओके, वही बाम H1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ पर भी होना चाहिए, प्लास्मिड में भी, तभी वो इसको कट करेगा। राइट और रॉन्ग? Right. तो समझो, Yes. ये जो है ना, ये मैंने जो येलो कलर से बनाया है, ये क्या है? ये बाम H1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। तो मैं इसको लेबल कर देती हूँ, दिस इज बाम H1 रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। तो जब मैंने बाम H1 से कट किया तो मुझे स्टिकी एंड्स मिले, यहाँ पे स्टिकी एंड्स मिले और यहाँ पे स्टिकी एंड्स मिले। तो मैं आगे जाके इन दोनों को ज्वाइन कर सकती हूँ। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये जहाँ पे बाम H1 है एग्जैक्टली वहां पे एक और चीज है। क्या है वहां पे? वहां पे एक और जीन है जिसको हम बोलेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये जो पिंक है ये क्या है? ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन।
बात समझ में आई? यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज ये है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और रिकॉग्निशन साइट दोनों सेम ही जगह पे, दोनों सीक्वेंसेस ओवरलैप हो रहे हैं। तो अगर मैं एक को कट करती हूँ तो दूसरा भी कट हो जाता है। आप समझ में आया? हाँ। तो अगर मैंने बाम H1 से यहाँ पे कट किया, तो मैंने बाम H1 से कट किया और अब मैं क्या करूंगी, अपना जो इंसुलिन जीन है उसको मैं यहाँ पे क्लोन कर दूंगी। चलो क्लोन तो हो गया, क्योंकि इंसुलिन जीन यहाँ पे क्लोन हो गया। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन जहां पे इंसुलिन जीन क्लोन हुआ है वहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था जो टूट गया, डिस्टर्ब हो गया। तो अब इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेंट कैसा हो गया? ट्रांसफॉर्मेंट के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रो किया इन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, ये ग्रो नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आई? हाँ। हाँ। लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के साथ ये तकलीफ नहीं है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इंटैक्ट है। ओके, इसके पास तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो ये टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करे। तो अब आप सिलेक्ट कर सकते हो ना, अगर वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं किया, मतलब वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट है। अगर वो ग्रो कर लिया तो वो क्या है? वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ये बात समझ में आई? हाँ। ओके। मैम। हाँ बोलो अनीश। हाँ, जहाँ पे ये जो स्पेस, वो डायग्राम करो ना। डायग्राम मैंने रिमूव कर दिया, तुम पूछो। हाँ, वो जहाँ पे इंसुलिन क्लोन किया ना, उसके साइड वाली जो जगह बची ना, उसमें वो होगा? नहीं, वो पूरा सीक्वेंस चाहिए। समझो 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था, वो 6 न्यूक्लियोटाइड में से 2 न्यूक्लियोटाइड भी उड़ गए, अगर उसके बीच में आपने कट लगा दिया तो फिर इट इज नॉट फंक्शनल एनीमोर। ओके। समझ आया अनीश? हाँ मैम। Okay, same thing is written here. If you see, if a foreign DNA is ligated at BAM H1 site of tetracycline resistant gene in the vector PBR322, the recombinant plasmid loses the tetracycline resistance. समझ में आया आपको? यस। अच्छा, अब इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। अरे जब ग्रो ही नहीं करेगा तो सिलेक्ट कैसे करोगे? तो हाउ विल यू सिलेक्ट इट आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस? तो उसके पास सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए, उसके पास एक से ज्यादा रेसिस्टेंस होने चाहिए। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस तो गया, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस अभी भी है इसके पास। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना। सो व्हेन आई से दैट इट इज नॉट हैविंग, I will go to the next slide again. Sorry, previous slide again. Okay. So यहाँ पे देखो, उसके पास अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो फिर इसको सिलेक्ट कैसे करोगे? इसको सिलेक्ट ऐसे करोगे कि इसको आप एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करोगे। ठीक है, अब पहले नेक्स्ट स्लाइड देख लो तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी तक आप सिर्फ इतना ही समझो कि देयर आर 2 रेजिस्टेंट साइट्स, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है। तो देखो यहाँ पे, look at the first point. Those transformants which grow on ampicillin containing medium are then transferred to a medium containing tetracycline. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 मीडियम है, ठीक है? तो मेरे पास 2 मीडियम है, ये एक और एक ये दूसरा। हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, अपना इंसुलिन का जीन प्लास्मिड में डाला और वो प्लास्मिड हमने पहले कहाँ ग्रो किया?
ऐसे मीडियम में जहाँ पे एम्पिसिलिन ऐड किया है, तो यहाँ पे तो मेरा ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन नहीं। अब यहाँ जितने भी ग्रो करें उसको मैं ट्रांसफर करूंगी ऐसे मीडियम में जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन में वो ग्रो करेगा क्या? विल इट ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन? सोच के बताइए, अगर वो ट्रांसफॉर्मेंट है तो वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करेगा? नहीं। वेरी गुड, वो नहीं करेगा। तो अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं। देखो यहाँ पे मैं एक व्हाइट बोर्ड ले रही हूँ, मेरे पास है ना 2 प्लेट्स हैं। मैंने आपको दिखाया था ना माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं। पेट्री डिशेस लेते हैं, उसमें अगार अगार डालते हैं, और अब यहाँ पे मैंने क्या डाला हुआ है, यहाँ पे मैंने एम्पिसिलिन डाला हुआ है। तो समझो इतनी कॉलोनीज ग्रो करी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब मैं इनको ये पूरा सब कुछ मैं प्लेट करूंगी टेट्रासाइक्लिन में। तो अब मैंने क्या किया, एक ऐसा पेट्री डिश लिया जहां पे मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला हुआ है। तो अब क्या होगा, देखो एम्पिसिलिन में तो दोनों ग्रो करेंगे। एम्पिसिलिन का स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दिया। एम्पिसिलिन में दोनों ग्रो करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट्स भी और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स भी, या तो उनको रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स बोल दो। तो रिकॉम्बिनेंट प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों यहाँ पे ग्रो करेंगे। पर यहाँ टेट्रासाइक्लिन में क्या ग्रो करेगा, आप बताइए, टेट्रासाइक्लिन में क्या ग्रो करेगा? नॉन हाँ बोलिए। नॉन रिकॉम्बिनेंट। रॉन्ग, ओनली रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो हियर, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट के अंदर हमारा डीएनए गया तो उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चला गया। तो यहाँ पे सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ही ग्रो करेंगे। तो अब यहाँ पे समझो इतनी चीजें ही ग्रो की, ठीक है। वेट, आई वांट अ ब्लैक कलर। अब यहाँ पे क्या ड्रॉ कर, यहाँ पे क्या ग्रो कर रहा है, ओनली रिकॉम्बिनेंट्स। वेट, so now I will take only recombinants will be growing here. तो मुझे कितना मिला, नेक्स्ट प्लेट में मुझे ना इतना ही मिला, 1 2 और 3। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, आई कैन वेरी श्योरली से कि ये वाले मेरे रिकॉम्बिनेंट्स हैं, तो ये मेरे काम के हैं, इनको मैं पिक कर लूंगी और आगे ग्रो करूंगी। और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ये मेरे काम के नहीं है, तो इनको मैं छोड़ दूंगी। अब बात समझ में आई? यस और नो? यस। ठीक है। अनीश, आपको क्लियर नहीं है बेटा, मैं फिर से एक बार समझाती हूँ। तो 2 प्लेट्स नहीं, अभी आपने उसके पहले पूछा ना, तो फिर मैंने वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बोला था, तो फिर आपने राइट बोला था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, अभी क्लियर है आप? हाँ ठीक है। जो एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे वो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों है, पर जो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेंगे वो ओनली एंड ओनली नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है। अब समझ में आ रही है बात? यस। हाँ। तो देखो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। हमने पहले क्या किया, वी हैव, what have we done here, we have plated 2 things। एक में हमने एम्पिसिलिन डाला और फिर उसको हमने ट्रांसफर किया टेट्रासाइक्लिन में। तो जो रिकॉम्बिनेंट है वो एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा बट टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है वो तो दोनों में ग्रो करेंगे। तो हमने रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट कर लिया। कर पाए या नहीं कर पाए? ठीक है। तो यहाँ पे हमको किसने हेल्प किया ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए? एंटीबायोटिक जीन ने हमको हेल्प किया है ना। कैसे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गॉट इनएक्टिवेटेड एंड दैट इज हाउ वी कुड सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट्स। समझ में आई ये बात आपको?
तो इसको हम बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, आगे इसको दिखाएंगे भी। तो यहाँ पे हमको किसने हेल्प किया, हमको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ने हेल्प किया। तो ये आपके सामने जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ वेक्टर, ये हमारा PBr322 वेक्टर है। यहाँ पे देखो कितनी सारी स्लाइड्स हैं। ये जो है ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये जो है ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, सॉरी दीज आर एंडोन्यूक्लियस का रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये बाम H1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और ये एमपी सॉरी ये है रेजिस्टेंट जीन भी है यहाँ पे, और साथ में रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी है। अब देखो बिना कंफ्यूज हुए एक बात समझना, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स भी है और बाम H1 का रिकॉग्निशन साइट भी है। तो अगर मैंने बाम H1 से इसको कट किया तो इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चला जाएगा, पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो रहेगा, है ना। और जहां पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट्स हैं, वहां पे PST1 और PBU1 का भी रिकॉग्निशन साइट है। तो अगर मैंने इसको PST1 से क्लीव किया तो इसका क्या चला जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस चला जाएगा। क्लियर है आपको? ये सब ना अभी 20-30 साल पहले ही डिस्कवर हुआ है, सो इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, बट आई होप आई एम मेकिंग इट सिंपल। आ रहा है समझ में? ओके, यहाँ पे कौन से सीक्वेंसेस है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंसेस है, सो दीज आर ओराई सीक्वेंसेस। और यहाँ देखो और बहुत सारी एंजाइम्स के रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं, दिख रहे हैं? सो ये आपका PBr322 वेक्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले देखो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कितनी एंजाइम्स के हैं, मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ कि आप इसको कितनी एंजाइम से कट कर सकते हो। 1 PBU2, 2 PBU1, 3 PST1, 4 SAL1, 5 BAM H1, 6 HIND3, 7 CLA1, 8 EcoR1। तो कितनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप इसको क्लीव कर सकते हो? एटलीस्ट 8 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। समझ में आया? यस। ओके, अब इसको सिलेक्ट करने के लिए आपके पास एंटीबायोटिक मार्कर्स कितने हैं? 1 टेट्रासाइक्लिन, 2 एम्पिसिलिन। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इसके पास कितनी है? 2। अगर एक डिस्ट्रॉय भी हो गई तो दूसरी तो है, उससे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आया समझ में? यस। ओके ग्रेट। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट, सो इफ आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ डू आई गेट द नेक्स्ट स्लाइड? हाँ, ये एक दूसरा वाला वेक्टर है, तो ये वेक्टर को हम ध्यान से देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, अब ये वाला वेक्टर देखो यहाँ पे। सो इफ यू सी दिस वेक्टर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, और देखो कितने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आप यूज कर सकते हो। ये जितना दिख रहा है ना, ये वाला, ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। तो आप इसको इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर सकते हो। समझ आया आपको? यस और नो? यस। 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 अब हम एक और वेक्टर देखते हैं। So I want to show one more vector. Where is my mouse? Wait. तो यहाँ पे देखो ये भी एक वेक्टर है, मोस्टली ये वही है, PBr322 का डायग्राम है ये, जिसमें आपके पास टेट्रासाइक्लिन, आपने देखा कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ना वो बड़ा होता है, उसके सीक्वेंसेस लंबे होते हैं, और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं वो छोटे होते हैं। तो ये देखो एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर CLA1, HIND3, BAM H1,
साल्वन, कितने सारे एंजाइम के रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस आ गए। इसी तरह से एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट में PST1, और हमने पहले देखा था उसमें PBU1 भी था। एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आपका जीन अगर आपने यहाँ किया, सपोज आपने अपना जीन यहाँ पे क्लोन किया है, यहाँ पे, तो ये जब सारी जीन्स को रेप्लिकेट करेगा तो साथ साथ में आपका जीन भी रेप्लिकेट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस। ये हमने आज पढ़ा सिलेक्शन वाया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये जो है इसको हम कल करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। ओके।